बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, सबका आगाज़ भी बहुत अच्छा होगा। और ये आसपास आपको हलचल देख के, ये ट्रैफिक, लोगों का आना जाना, खुशी और इत्मीनान ये भी होता है कि अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियों को इसी तरह से मसरूफ़ रखे, तंदुरुस्त रखे और हम सब सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हर दिन का आगाज़ करें। लेकिन शुक्र अल्लाह ताला का अदा करते रहें। मैं अक्सर कहती हूँ, आप जितना शुक्र अदा करेंगे आपकी नेमतों में उतना ही इजाफा होता चला जाएगा। एक बहुत अहम चीज़ जो कि हम 2-3 दिन से आपके साथ डिस्कस कर रहे थे कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से इमदादी कैंप लगाया गया है और उसी सिलसिले में कल हमारा एक ग्रुप रवाना हुआ है जो कि बहुत ही स्पेशल तरीके से सामान के साथ साथ यहाँ से डॉक्टर्स की टीम भी रवाना हुई है और सामान शेफ़ जो कि वहाँ जाके सैलाब मुतासरीन जो हैं उनके लिए खाना शाना भी बनाएगा, उनकी इमदाद करेगा। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त इक़दाम है। बिलाशुबा हम जहाँ इसको सराहते हैं, वहीं दिखाने का, बताने का मकसद ये है कि मोटिवेशन मिलनी चाहिए सब लोगों को। इस वक्त में इकट्ठा होकर सबकी मदद की ज़रूरत है। ये एक हमारा कौमी मसला है और सभी लोग हमारी इमदाद के मुंतज़िर हैं। सब लोग आगे बढ़ें और इस कार्य खैर में हिस्सा डालें और दुआ करें कि अल्लाह ताला इनकी मुश्किलात जो हैं वो कम कर सके। एक और बहुत अहम चीज़, आज मैट्रिक के नताइज का ऐलान किया गया है और ऑल दो स्टूडेंट्स के दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है क्योंकि ये वो लम्हा होता है कि आपकी मेहनत जो है वो रंग लेकर आती है। गुड लक। रिज़ल्ट तो आए गए होंगे सबके, लेकिन जिनके अच्छे रिज़ल्ट आए हैं जी उनको बहुत बहुत मुबारक। आगे चल के हम कुछ डिटेल्स भी जानने की कोशिश करेंगे रिज़ल्ट के हवाले से। सबसे पहले आगाज़ हमारा आज का पहला सेगमेंट, एक दिन एक नेकी। आज का पैगाम क्या है आपके साथ शेयर करेंगे। रहीम हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तदबीर जैसी कोई अक्लमंदी नहीं। और दूसरी बात आपने ये फरमाई कि परहेज़गारी जैसी कोई एहतियात नहीं। और तीसरी बात फरमाई कि हसब यानी ख़ानदान ये अच्छे अखलाक के बराबर नहीं है। ये तीन बातें बहुत अहम हैं। पहली बात ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में तदबीर को इख्तियार करे। इंसान तदबीर कर सकता है और वो आखिरी हद तक इंसान को करनी चाहिए, यानी प्लानिंग, हिकमत अमली। दूसरी बात परहेज़गारी। परहेज़गारी क्या है? एहतियात है। आप एहतियात कीजिए अपनी ज़िंदगी में, हराम हलाल का फ़र्क रखिए, अखलाक बद अखलाकी को देखिए, अच्छा किरदार बुरा किरदार, इस फ़र्क को समझिए और अपनी ज़िंदगी को एहतियात के साथ गुजारिए। तीसरी बात, अच्छा अखलाक ये हर नसब पर यह गालिब है, इसकी बरतरी है, फ़ोकियत है इसकी। यानी अगर आप ये कहें कि मेरा ख़ानदान बहुत आला है लेकिन आपका अखलाक बहुत ही पस्त हो, तो आपका ख़ानदान आपका तारुफ़ नहीं बनेगा, आपका तारुफ़ आपका अखलाक बनेगा। आप ये कहते हैं कि ख़ानदान की वजह से मैं हूँ ये ऐसा, तो ये बात नहीं है। आप अपने अखलाक, अपने किरदार, अपनी सीरत की वजह से आप माशरे में और समाज में पहचाने जाते हैं और आप इज़्ज़त को पाते हैं। तो ये तीन बातें बहुत अहम हैं, इन्हें हमें इख्तियार करनी चाहिए। जी, तो ये था आज का पैगाम जो कि आप तक पहुंचाया। आज की खबरें क्या हैं? पहली खबर है, सारिफीन ने हाथ खड़े कर दिए, बिजली बिलों की रिकवरी 20 करोड़ कम। मोहम्मद आमिर जान कमिश्नर लाहौर तैनात। ग्रेड 20 के ऑफिसर आमिर जान प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वजीर आला भी रह चुके हैं। एलपीजी माफिया का एक और वार, गैस की कीमत में मजीद 10 रुपए किलो इजाफा। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की खबरें। इनकी डिटेल्स क्या हैं जी हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर मौजूद हैं, कज़ाफ़ी भट्ट साहब और दुरिन नायाब ने आज हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। और पहली खबर की तरफ आ जाते हैं जी। पहली खबर है, जून में डेट डिफॉल्टर के ज़म्मे 18 अरब 75 करोड़ वाजिबुल अदा थे। जुलाई में बढ़कर 18 अरब 95 करोड़ रुपये तक पहुँच गए। दस्तावेजात में ये इंकशाफ हुआ। और डिटेल्स मजीद ये हैं, घरेलू, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सारिफीन बिजली बिलों में एक साथ पर पाबंदी की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं।
अदायगी ना कर सके, लेस्को ने सैकड़ों करेक्शन काट दिए, फिर क्या करें लोग? कोई ऑप्शन नहीं रह जाती है ना, एहतजाज करके भी देख लिया, फिर यही ऑप्शन थी जिसके पास नहीं है पैसे वो बिजली के बिल नहीं जमा करा सकता और फिर कनेक्शन काट दिए गए। बट साहब फिर वो लोग सही हैं जो बिजली चोरी करते हैं? एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है, वो मेरिट पर है। देखिए ना, जब आप इस तरह बिजली के बिलों के अंदर बेतहाशा टैक्सेस डाल के आप भेज देंगे, यानी कि अगर किसी का 5 यूनिट है, मैंने कई ऐसे बिल देखे हैं दूरे कि 5 यूनिट या 50 यूनिट है तो उसका बिल जो उनसे है ना वो 6,000, 10,000, 12,000 यानी कि इस रेशो के साथ है। यानी कि एक बिल मैंने देखा, कल मैं देख रहा था, उसका 5 यूनिट चला हुआ था, उसको 6,500 रुपया बिल आया हुआ है। आप मुझे ये बताइए कि कहाँ से बंदा देगा? यहाँ पे नौकरियाँ आगे नहीं है, कारोबार कोई नहीं है, जिसके पास पैसा उसके पास बेतहाशा पैसा, जिसके पास नहीं है वो नहीं है। तो मुझे बताइए कहाँ से देंगे? रिकवरी कहाँ से होगी? रिकवरी तो होगी नहीं। देखिए ये नहीं, अब रिकवरी नहीं हो पा रही, लोग बिल नहीं जमा करा पा रहे और उस पे रिजल्ट ये निकल रहा है कि आपने लोगों को करेक्शन मुनक़ता करने शुरू कर दिए। दुरे नाया, मेरा सवाल ये है कि अभी भी बड़े बिजली चोर हैं, बड़े लेवल पे जो बिजली चोरी कर रहे हैं, उन तक हाथ कोई नहीं डालता है। वो इसलिए कि जब भी सियासत होती है और सियासी जमात कोई इक़्तिदार में आती है या इक़्तिदार से जाती है तो वही चेहरे आपको उन लोगों के आसपास नज़र आते हैं और वो बड़े बड़े आपको ना साबिक वज़रा के साथ, मौजूदा वज़रा के साथ फिरते वही लोग आपको नज़र आते हैं। और जो अच्छे इंडस्ट्रिस्ट हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं, आपको रोज़गार भी दे रहे हैं, वो अपना खून जलाते रहते हैं। तो फिर वो भी ये सोचते हैं कि फिर हम भी थोड़े बहुत पैसे डोनेशन करके मुखैर हजरात बन के हुकूमतों के साथ शाना बशाना खड़े हो के हम भी बड़े बड़े हाथ मारते, सब्सिडीज़ लेते, अपने बिल माफ़ कराते, अपने जितने भी लोन्स लिए हैं वो माफ़ करवाते और बड़े बड़े पावर अपने सेक्टर यूज़ करके तमाम फ़वाइद लेते। हम सीधा क्यों चलते हैं? इस मुल्क में प्रॉब्लम ये हो गया है कि सीधा चलना जुर्म बन गया है। बिल्कुल आपने सही कहा है। बिल्कुल, आप 500 रुपए के देनदार हैं या आप 500 करोड़ के देनदार हैं, आप सीधे चल के कुछ नहीं कर सकते। आप इस मुल्क में अगर रह रहे हैं और इस मुल्क के सिस्टम को फेस कर रहे हैं तो आपको कोई ना कोई दो नंबरी, कोई ना कोई शॉर्टकट, चोर रास्ता इस्तेमाल करना पड़ता है। बिल्कुल सही। बिजली के बिलों में ये हालात है कि जितने जितने बड़े जिनको मगरमच्छ कहा जाता है हमारे इकोनॉमी के, उन पे तो हाथ डालने से वापडा हो या चाहे लेस्को, कैस्को, पेस्को जो भी है, सेस्को, वो तो कासिर है ना, वहाँ से फिर इनकी अपनी जेबें भी तो गर्म होती वो हैं, वहाँ से इनकी अपनी मंथलियाँ लगी हैं। इनके हाथ कौन आते हैं? जिस तरह बट ने कहा जी कि 6,000 बिल वाला उसका मीटर उतार के ले जाओ, 5,000 बिल वाला उसका मीटर उतार के ले जाओ, जिसके 5 यूनिट थे, जिसका घर किसी वजह से बंद है, कोई कहीं पे गया हुआ है, किसी की कोई फौतगी हो गई, कोई गाँव चला गया, किसी का घर शहर में है, उसका ये देखा नहीं कि भाई उसकी रूटीन देखे ना कि आप इतनी ज़बरदस्त रिकवरी हो रही थी उस पुराने तमाम बिल में, वो डिफ़ॉल्टर नहीं है। अगर वो 1 महीने या 2 महीने से डिफ़ॉल्टर हो रहा है तो उसकी मजबूरी समझें। इंसानी हमदर्दी वाला तो अल्लाह के फजल से लेस्को के अंदर मैंने इतनी बड़ी तादाद में दुरे नायाब लोग देखे हैं जो बिल की एक साथ कराने के लिए दौड़े लगा रही हैं। मतलब लोगों में अब इतनी सकत नहीं है कि वो इतने भारी भरकम बिल, और ये वो लोग हैं जिनका ये कहना है कि अच्छा जी वो तो एसी भी नहीं चला रहे हैं, बस रूटीन के इस्तेमाल की चीज़ें घर की हैं और बिल इतने ज़्यादा हैं कि वो अदा आप देखें छोटे छोटे महकमे भी बेहिसी की इंतहा यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि छोटे छोटे महकमे, छोटे छोटे लोग जो हैं, हमारा इदारा भी कुछ ना कुछ हाथ बटा रहा है और सलाह ददगान की मदद कर रहा है। आप ये वापडा वाले लेस्को से पूछें ना जी कितनी मदद की है आपने? बिल्कुल ऐसे ही। क्या आप लोग जितने भी सलाह मुतासरीन हैं उनके बिल 0/0 कर देंगे जो उन पे आफत आई है? सवाल ही नहीं। क्या कोई ऐसा आप उनके साथ रवैया बरत रहे हैं कि जिसके वो मुस्तहिक हैं इस वक्त? और आप इनकी बातें सुन लें तो कोई हमने ऐसा ऐलान भी नहीं सुना है। क्या वो लोग बिल जमा करा सकेंगे? सवाल ही पैदा मेरा तो ख्याल है सबसे पहले तो उनको इस वक्त बेहतर बता सकते हैं कि उनको ये बिजली के बिलों में, पानी के बिलों में और अगर गैस वहाँ पे मौजूद है उनके बिलों में फौरी तौर पे इनको रिलीफ देना चाहिए। दूसरा, जिनकी फसलें तबाह हुई हैं उनको बीज से लेके खाद तक उनको हुकूमत को प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि अब आइंदा साल जो है वो कहत साली का सामना ना करें। ये 2 इतने बड़े स्टेप्स हैं कि इनको फौरी उठाना चाहिए, उसमें हुकूमत को खुद इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन कोई हाल नहीं है। इनका फायदा नुकसान सिर्फ वहाँ तक महदूद नहीं है, अल्टीमेटली यहाँ पर भी हालात बढ़ता महंगाई के इसी वजह से हो रहे हैं। हम देख रहे हैं सब्जियाँ महंगी हो रही हैं, आपके आगे अनाज महंगा हो जाने। अगर इन लोगों के हालात बेहतर ना हुए असरात यहाँ तक पहुँचेंगे। देखिए असरात पहुँचेंगे नहीं, असरात पहुँच चुके हैं। और माफ़ कीजिएगा
کہ یہ چیزیں جو ہے اب دیکھیں نا پیاز جو ہے وہ 400 سے 500 روپے کلو مل رہا ہے، ٹماٹر جو ان سے ہے وہ اچھا میں جس بندے سے 500 بات کر کر گیا۔ رہی ہوں کوئی 350 ریٹ بتا رہا ہے، کوئی 375 روپے بتا رہا ہے، کوئی 400، یعنی ہر علاقے یہ میں پچھلے ہفتے کا آپ نے 300 والا ریٹ لیا، اب 300 کہیں نہیں رہ گیا، اب 300 400 کہیں 400 نہیں سے ہے، اوپر اب ہے۔ یہ 400 450 سے اوپر ہے، 500 سے اوپر کی آپ بات کریں کہ یہ ساری چیزیں اس پہ جا رہی ہیں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں جی ہم افغانستان سے اور انڈیا سے جو ہے وہ یہ سبزیاں منگوائیں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ منافع خوری جو ہے، یہ جو منافع خور ہے، کیا حکومت کو یہ لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں؟ تو پھر مہنگائی تو ہوگی۔ اچھا دوسری بات جو بجلی کے بلوں کے، اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے نا، میں آپ کو معذرت کے ساتھ، اگر کوئی کہہ رہا ہے میرے گھر میں اے سی نہیں نہ چل رہا، وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ آپ آتے جاتے آپ دیکھیے لوگ یوز اے سی جو ان سے وہ جگہ جگہ آپ کو اشتہار لگیں گے، آپ کو ہر سڑک کے اوپر کوئی ایک دو لوگ جو ہے نا موٹر بائک کے اوپر اے سی لے جاتے ہوئے نظر۔ سر یہ ایک زندگی کی ایسے ہی ضرورت بن گئی ہے اے سی آپ کے گھر کے اندر، جس طرح کہ آپ سانس لیتے ہیں۔ لوگ اب گرمی برداشت نہیں کرتے ہیں، اس لیے یہ کہنا کہ جی میرے گھر تو اے سی نہیں چلتا، اے سی چلتا ہے، آپ مانیں، جھوٹ نہیں بولے۔ اصل پرابلم یہ درے نے بالکل ٹھیک بات کی۔ سر آپ ایمانداری کے ساتھ یہاں پر نہیں رہ سکتے جب تک کہ آپ خیانت نہ کریں، دو نمبری نہ کریں۔ آپ دو نمبری کریں آپ کامیاب ترین ہیں، اور سکون سے وہ بندہ زندگی گزارے، نہ کوئی ٹینشن، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی بل پے کرنے کی ٹینشن ہے۔ ایسے لوگ زندگی بھی درے نہ، اور سارے ادارے خوش ہیں، اور آپ اپنے ہی جیب پہ ڈاکہ ڈالیں۔ وہ اس طرح کے ٹیکس آپ اگر بیچتے ہیں کوئی چیز، اس کا ٹیکس کم شو کریں، اپنے ہی غلے میں اپنے ہی جو اپنی انکم ہے اس کو آدھا شو کریں، اور اس کے بعد وہی اپنی جیب کو ہلکا رکھیں، باقیوں کی جیب بھاری کر دیں۔ اچھا چھوڑیں آپ اس چیز آسان ہے کو، آپ کی۔ قطع کلامی معاف۔ آپ یہ دیکھیے جو لیسکو یا جتنے بھی اس بجلی کے ساتھ الیکٹریسٹی کے ساتھ ملکہ ادارے ہیں، گجرانوالہ کا ہو گیا، کوئٹہ کا ہو گیا، بلوچستان کا ہو گیا، کے پی کے کا ہو گیا، ان کے جتنے ملازمین ہیں ان سب کو بجلی جو ان سی ہیں یا تو فری ہے یا اس کے اندر بہت ہی زیادہ کمی۔ آپ مجھے بتائیں کتنے ملازمین ہیں، کتنے ملازمین ہیں؟ اچھا وہ بھی چھوڑ دیں، آپ سرکاری محکموں کی ان کو کہ فائل دیں، ان کے پاس ساری فائل ہے، کون سا محکمہ کتنا ڈیفالٹر ہے، ان سے تو آپ ریکوری کرتے نہیں ہیں۔ اصل چیز تو ان سے ریکوری کرے نا۔ آپ کی بجلی کی بچت بھی وہاں سے ہوگی، آپ کے پیسے بھی اکٹھے وہاں سے ہوں گے۔ یہ بڑے مگرمچھ، میں نے تو سٹارٹ ہی یہاں سے کیا۔ مینڈیٹری ریکوری، اس کو مینڈیٹری ریکوری رکھنا چاہیے کہ یہ تو کوئی ادارہ بچ ہی نہیں سکتا جبکہ وہ بجلی کا بل ادا نہ کرے۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر ان کا بجلی کا بل اوپر چلا گیا ہے تو وہ آپ سے لیٹیگیشن سٹارٹ کر دیتے ہیں، یہ خود ہی رستہ دکھاتے ہیں کہ جی آپ کلیم کر دیں کہ یہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے، تو ہم اس کو نیگوسیشن میں لے جائیں گے۔ وہ 2 4 5 سال جو ہے نا وہ نیگوسیشن چلتی رہتی ہے، اور جو کرنٹ بل ہے نا اس کو وہ بحال کر دیتے ہیں، اور پرانا جو ہے نا وہ کھو کھاتے ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو سرکاری اداروں سے، چاہے وفاقی ہیں صوبائی ہیں، ان سے مینڈیٹری بل کلیکشن کرنی چاہیے، ان کو کسی قسم کی معافی نہیں وہ ملنی جو پھر چاہیے۔ آپ کا واویلا ہے نا کہ یہ ریکوری نہیں ہو پائی، یہ ریکوری نہیں ہو پائی، یہ تمام مسائل حل ہوں گے تو ریکوری ہو پائے گی۔ ایک طرف یہ لوگ ہیں جو کہ سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، دوسری طرف وہ لوگ جو کہ تقریباً کوئی 6-7 دن سے باہر دفاتر کے، بجلی کے دفاتر کے باہر جو ہیں وہ اپنے بل لے کے قطاروں میں لگے ہیں کہ ہم نے بل ٹھیک کرانا ہے۔ میں نے بہت زیادہ معمر لوگ بھی دیکھے ہیں، بوڑھے افراد بھی دیکھے ہیں جو کہ اپنے بل جمع کرانے کے لیے 6-6 گھنٹوں جو ہے وہ لائنوں میں لگ کر انتظار کر رہے ہیں۔ پھر ان لوگوں کی زندگی کتنی مشکل ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان کی بیچاروں کی زندگی یہاں پہ کیا رہ گئی ہے۔ آپ آئیڈیلزم کی بات کرتے ہیں، آپ کو ایک خواب پچھلے 4-5 سالوں میں دکھایا گیا کہ ملک آئیڈیلزم کی طرف جا رہا ہے اور سب اچھا ہونا جا رہا ہے۔ سکون کی نیند آ رہی ہے، نہ کوئی اور سکے گا۔ میرا خیال ہے کہ اب جو حالات ہمارے 60% پاکستان جو ڈوب گیا ہے تو قدرتی آفت کی وجہ سے شاید واقعی نہ کوئی سوچ سکے گا، نہ کوئی خواب دے سکے گا، اور نہ ہی کوئی آپ کو یہ بتا سکے گا جی کہ ہم اس ملک میں بہت کچھ اچھا بہتر کر دیں گے، آپ ہمیں ووٹ دیں۔ تو وہ تو بات آگے چلی گئی ہے۔ اب تو بات یہ ہے کہ جو جس وسائل میں موجود ہے اس کو اس وسائل میں زندہ رہنے دیں، زندہ رہنا ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ اپنی چیزوں کا، اپنے ضروریات کا آپ کو دائرہ کار جو ہے وہ جتنا آپ کم کر سکتے ہیں کرنا ہے، وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ آپ کے کہ باہر سے کچھ ہو جائے گا، چیزوں کی قیمتوں میں کمی ہو جائے گی، آپ کو کوئی ایسا ریلیف مل جائے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خیر ہم نے بریک کی طرف جانا ہے، واپس آ کر ایل پی جی کی قیمت بھی مہنگی ہوئی ہے، یوٹیلیٹی سٹور پر بھی عوام کا رش ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اس پر کچھ انتظامیہ کے حالات دیکھ لیں گے، ڈی سی صاحب بھی نئے آئے ہیں، کمشنر صاحب بھی نئے آ گئے ہیں، عوام پر رحم کھائیں گے یہ یا نہیں؟ بریک کے بعد ڈسکس کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और सबसे पहले हमने बात की बिजली सारिफीन परेशान है। ऑलमोस्ट हमारी हर रोज़ की खबरें जो है, पहला सेगमेंट हमारा इसी गिर्द घूम रहा होता है। क्या करें जी, लोग इस कदर परेशान हैं, दुहाई दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अशिया महंगी होने पर ही। बिजली के बिलों के बाद ही एलपीजी की बात कर लेते हैं। एलपीजी माफिया भी हमेशा से लोगों की जेबों से पैसे निकालने को तैयार रहता है। कोई एक चीज़ महंगी होती है, यहाँ पर एलपीजी माफिया भी इंतजार कर रहा होता है कि बस हम भी हाथ साफ कर लें। जी भट्ट साहब, देखिए कसूर उनका भी नहीं है। अब देखें पीछे से अगर मटेरियली या जो चीज़ें हैं वही जो महंगी आएंगी वो क्या करेंगे? वो यही करेंगे ना कि महंगी करेंगे। असल में प्रॉब्लम ये है कि चेक एंड बैलेंस नहीं है, जो हर दफ़ा मैं बात करता हूँ। कंट्रोल नहीं है किसी चीज़ के ऊपर। आप देखें डॉलर मुसलसल नीचे आ रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पर आता है, 1 रुपया नीचे हो गया, इतने पैसे नीचे हो गया। अच्छा, डॉलर नीचे आ रहा है, रुपया मुस्तकम हो रहा है, लेकिन क्या उसका असर आपके ये इस एलपीजी के ऊपर, बिजली के बिलों के ऊपर, या सब्जियों के ऊपर, या दालों के ऊपर को पड़ रहा है? मुझे ये मंतक समझा दे, आप भी दुरे नायाब भी, अगर किसी के पास जवाब है तो। डॉलर की कीमत हम देखते हैं ऊपर जाती है तो महंगाई का नया तूफान आ जाता है। अब डॉलर नीचे आ रहा है, सोने की कीमत भी नीचे आई, कल हमने देखा, तब कोई ये नहीं कहता कि महंगाई थमेगी। ये मंतक क्या है दुरे नायाब? ये मंतक सिर्फ जो है ना वो बेशर्मी का है, माजरत के साथ हर धर्मी का है। और अगर किसी दुकानदार से भी मंतक पूछ लें वो भी आपको समझा नहीं पाएगा। आप देखें इंटरनेशनली जो चीज़ें रॉ मटेरियल की सूरत में पाकिस्तान में आ रही हैं उनकी तो चले थोड़ी बहुत लॉजिक समझ आती है, लेकिन अगर आप लोकल प्रोडक्ट्स जो कि पाकिस्तान में बन रही हैं, पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रही हैं, ज़रूरी अजनास हैं जो पाकिस्तान में, अब मुझे बताएं कि क्या उसकी मट्टी बाहर से इंपोर्ट की गई? क्या उसके लिए खाद, कोई बीज, कोई चीज़ ऐसी आई? मैं कुछ दिन पहले, 8 दिन पहले मैं एक सूट लेने गई तो मुझे दुकानदार क्या कह रहा है कि जी बाहर से आता है, ये डॉलर इतना महंगा है, तो डॉलर के हिसाब से ये महंगा होगा। वो कंफर्म बात है कि वो सूट जो है ना वो बाहर से स्मगल करके मंगवाते होंगे, जिस तरह बहुत सारा कपड़ा स्मगल हो रहा है और स्मगलिंग के जरिए वो सारा बाहर आता है तो उनको एक जवाब मिल जाता है। लेकिन कहीं पे भी आपका कंट्रोल ना होने की वजह से कोई भी आज तक आपको वो लिस्ट प्रोवाइड नहीं कर सका कि जौन सा डॉलर के रेट की इन्फ्लेशन के साथ कनेक्टिविटी हो उसकी और उसके साथ कनेक्ट हो। आपको पता हो कि इतनी आइटम्स हैं, इन आइटम्स का डॉलर पे इम्पैक्ट आएगा। जिस तरह आपने खाने पीने की ये मुख्तलिफ ब्रांड्स की चॉकलेट्स थी, कुछ चिप्स थी, बिस्किट्स थे, मुख्तलिफ ड्रिंक्स थे इंटरनेशनली जो बाहर से आ रहे हैं, उस पर ठीक है, उन पर जब पाबंदी लगी तो उसका इम्पैक्ट आपको नज़र भी आया। इसी तरह गाड़ियों का फार्मूला आप देखें जी, एक गाड़ी 11-11 लाख रुपए बढ़ गई कि जी डॉलर रेट ऊपर चला गया। जब डॉलर रेट वापस अपनी उसी जगह पे आया तो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, इससे ज़्यादा किसी ने कमी नहीं की। तो कंट्रोल तो आपको यहीं पे समझ आ गया। एक तो वो लोग हैं, अब मैंने बताया कि जो कि डॉलर वाकई इम्पैक्ट हुआ और उन्होंने कमी बिल्कुल नहीं की, अपनी हरदर्मी और बेशर्मी बरकरार रखी। अब कुछ लोग वो हैं जिनका डॉलर से ताल्लुक ही कोई नहीं है। जिस तरह आप एक लोकल मार्केट में गई, आपको नहीं पता कि फैसलाबाद की किसी अच्छी टेक्सटाइल का कपड़ा हो और उन्होंने बल्क में उठाया हो, लौटें उठाई और आपको इम्पोर्टेड कह के बेच रही हो, भाई क्या गारंटी है कि इंपोर्टेड कपड़ा करके? ना वो चाइना का कपड़ा होता है, चाइना का कपड़ा होता है और स्मगल्ड कपड़ा होता है बहुत ज़्यादा, और वो बल्क में आता है और वो आपको आके कहते हैं जी कि ये बड़ा महंगा है जी, सानू तो बड़ी इंपोर्ट। भाई कौन सी आप बताएं जी, आप एलसी को कोई लेटर दिखाएं कि आपने कपड़ा मंगवाया, एलसी खुलवाई, आपका ना बैंक से किसी एलसी से ट्रेड है ना कुछ हो रही है और आप कह रहे हैं जी डॉलर का इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये अब ना हमारा मुहावरा बन चुका है, एक ज़रबुल मिसल बन चुकी है कि हर चीज़ डॉलर से पाते हो। बिल्कुल ऐसे। अगर कोई दुकानदार में सब्जी भी है ना, डॉलर पे, पेट्रोल भी डॉलर पे, सब्जियां भी डॉलर पे, आपकी जो है ना दालें भी डॉलर पे चली जाएंगी। और अब माजरा के साथ लोगों को एक और जवाब मिल गया है जिसको एक्सप्लेन कज़ाफ़ी साहब सही तरीके से करेंगे। अब ये हर चीज़ सैलाब पे डालेंगे। हाँ, बिल्कुल कि जी अब चूंकि सैलाब आ गया था तो दाल जो है वो 1000 रुपए किलो हो गई। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग बेशर्मी कहूंगी कि लोग मैंने तो पहले ये जवाब ढूंढने को तैयार रहते हैं। अब आप किस चीज़ को आर्ट बना रहे हैं कि सैलाब आ गया है तो जी अब पीछे से कुछ नहीं आ रहा। अब आपने चाहे जितना मर्जी वो बल्क में सेव करके रखा हुआ था, प्याज, लहसुन, अब आप उसको डबल ट्रिपल कीमत पर फरोख्त करके जो है अपना मुनाफा कमा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर की खबर है, अशिया ज़रूरिया की किल्लत अवाम आटे के लिए ख्वार है। मुझे यूटिलिटी स्टोर से कभी कोई खैर की खबर नहीं मिली। बट साहब, मेरे ख्याल में खरीदारी भी कोई नहीं की होगी कभी। नहीं, मैं तो संजीदगी नहीं ली। आपको पता है शेल्फें खाली होंगी, मिलना ही कुछ नहीं। तो ये खैर की खबर यहाँ से कभी नहीं आई। क्या ये हमारे लिए पहले तो मैं उनसे ना तमाम जितने भी सैलरी देने वाले मालिकान हैं, जितने भी
तनख्वाहें देने वाले हैं, जितने भी इस तरह के ऑनर्स हैं, उनसे गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, सर सारे अगर कोई सुन रहे हैं तो आप बराह करम हमें सैलरी भी डॉलर में देना शुरू कर दें सही बात है ताकि कोई हमारा भी भला हो जाएगा। डॉलर बढ़ेगा तो ख्वाहिश नहीं, बहुत बड़ी ख्वाहिश आपने कर दी। चलो मैंने कर तो दी ना, देखे ना मेरे दिल के अंदर तो नहीं ना रहेगी, मैंने इसलिए कर दी कि शायद कोई डॉलर में हमें सैलरी देना शुरू हो जाए, फिर हमें यूटिलिटी आयशा ब्रेक का नहीं कहेंगी, वो कहेंगी आज यही खबर डिस्कस करो। यूटिलिटी स्टोर के ऊपर जो है हर बंदा मुतासिर है। देखे ना, यूटिलिटी स्टोर के ऊपर हमें जाना नहीं पड़ेगा, हमें आटा दाल घी चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी, हमारी जेब में डॉलर होगा, जाके यूं करके डॉलर का नोट फेंकेंगे, ला भाई आटा दे, ला भाई दाल भी दे, ला भी गोश्त भी दे, डॉलर फेंकते जाएंगे। बट साहब आप ख्वाबो ख्याल की बातें कर रही हैं। देखिए मेरी बात सुने, वापस आ जाए, मेरी बात सुने, अगर थोड़ा सा कोई इससे कोई बंदा खुश होता है तो आपका क्या जाता है? नहीं, बरसर से बात बुरी नहीं कर रहे। अगर हम PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की टिकट खरीदते हुए डॉलर में पेमेंट कर सकते हैं तो फिर क्या मुज़ाहिरा है? सैलरी देने में क्या हर्ज है? वो वजीर आजम साहब आप ये कोई क्या कहते हैं असेंबली के अंदर से लॉ पास करवाए कि तमाम सरकारी इदारे और प्राइवेट इदारे जो उनसे है ना, वो तमाम अपने वर्कर्स को डॉलर के अंदर पेमेंट करेंगे। वाह वाह, मैं भी कहूँगा डॉलर है, वाह। देखिए यूटिलिटी स्टोर पे तो आप ये ना क्यों, ये पता नहीं क्यों मैं नवीद साहब से कहूँगा ना शामिल किया करें। मैं तो वही कह रही हूँ ना कि मुझे तो कभी कोई अच्छी खबर मिली नहीं, क्यों ये यूटिलिटी स्टोर जो है बनाए गए हैं, जब इस पर बुनियादी चीज़ है आटा, और आटे के लिए ही एक दफ़ा मेरा यूटिलिटी स्टोर के बाहर से 15 दिन पहले गुजरना हुआ, ट्रक उतरा हुआ था आटे का, और ऐसे दुनिया वहाँ पे थी एक सिर्फ आटा खरीदने के लिए। लोगों की मजबूरी बहुत ज़्यादा है। आप देखें ना, अब इतने बुजुर्ग लोग हैं, घर में कमाने वाला एक है, खाने वाले 6 हैं, और वो 6 भी शौक से नहीं घर में बैठे, उनके पास रोज़गार नहीं है, उनके पास कोई कारोबार नहीं है, उनके पास आमदन का ज़रिया नहीं है, तो वो घर में बैठे हैं। तो अगर एक थैला आपको लेना पड़ जाए और आपको अगर 50 रुपए भी किसी की आमदन से 100 रुपए भी बचाने पड़े, वो बेचारा कितने पापड़ बेलता है, खुदा की कसम ये लोग निकल के बाहर देखें। लोगों की किस्मत ये रह गई है, बिल कम कराने के लिए 6-6 घंटे लाइनों में लगे, आटा खरीदने के लिए 6-6 घंटे लाइनों में लगे। इतने बेहिस हैं ये अफसर बाजू के बैठे थे, कहते हैं जी बाबा जी की तुसी 50 रुपए दे पीछे साढ़े पीछे आ गए। बिल्कुल आपने सही कहा। इतनी मैं ढिठाई के साथ हैरान हूँ कि यार किसी की मजबूरी को भी अगर किसी के चेहरे से कोई नहीं पढ़ सकता ना, कि बजाय उसका काम करे तो उसको ताना कसना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं आपको बताऊं, आप ये यूटिलिटी स्टोर्स की तो आप बात ही ना किए करिए, बुनियादी तौर पे बनाए ही सिर्फ इस मकसद के लिए गए कि आवाम की, स्पेशली बूढ़े लोगों की, खवातीन की इज्जत नफ्स को मजरू करें। आपने देखी है वो फुटेज, जिस तरीके से जो खवातीन बेचारी वहाँ पे खड़ी होती हैं। मैंने तो जहाँ कहीं पे देखा ये लोगों को फैसिलिटेट करना चाहते हैं, वहाँ पर ही लोग परेशान ज़्यादा नजर आते हैं, वहाँ पर ही लोगों के साथ बुरा सलूक किया जाता है। वो चाहे चीनी के लिए लंबी कतारें देखी हैं, वो चाहे बिजली के बिल कम कराने के लिए, वो फिर चाहे वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ के तौर पर 2-2 हज़ार रुपये मिल रहे हो, वहाँ पर भी लोगों की दाद रसी नहीं की जाती है, उनके साथ बुरा सलूक किया जाता है। सो इस खबर को हमने वाइंड अप करना है, ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन उससे पहले मैट्रिक के रिजल्ट्स का जो ऐलान किया गया है, कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और बहुत प्राउडली मैं एक बार फिर से ये कहूँगी कि जी लड़कियां लड़कों पर बाजी ले गई हैं। एक बार फिर से रिजल्ट की डिटेल्स क्या हैं जी आपके साथ शेयर करें। मैट्रिक इम्तिहान में लड़कियों के पास होने की शरह जो है उसका तनासुब 74% रहा, लड़कों के पास होने का तनासुब 57% रहा है। और इसके साथ साथ मैट्रिक इम्तिहान में सबसे ज़्यादा जो नंबर लिए गए हैं वो 1095 नंबर हासिल किए गए हैं। मैट्रिक के 2 तलबा ने 1095 नंबर हासिल किए। मरियम यूसुफ, सबा साकिब ने 1100 में से 1095। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत ही ज़बरदस्त नंबर आपने हासिल किए हैं। लाहौर बोर्ड में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल करने वाली दोनों लड़कियां हैं। दूसरे नंबर पर 1094 नंबर हासिल करने वाले तलबा की तादाद 3 है, यानी सेकंड पोजीशन 3 बच्चों की आई है। और तीसरे नंबर पर 1093 नंबर लेने वाले तलबा की तादाद 10 है, यानी थर्ड पोजीशन मैट्रिक इम्तिहान में 10 तलबा की आई है। 1,33,000 बच्चों ने इम्तिहान पास किया, 52,841 बच्चे इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर सके हैं। सो ये था कामयाबी का तनासुब। वंस अगेन पोजीशन होल्डर हैं उन्हें बहुत बहुत मुबारक, जो लोग पास हुए हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारक। आप आगे के लिए ज़्यादा मेहनत करें, जो पोजीशन हासिल नहीं कर पाए हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, दौड़ ऐसी होती है ना कि एक आधे नंबर से रह जाते हैं। सो दिल बर्दाश्त होने की ज़रूरत नहीं है, आगे के लिए मज़ीद अच्छी सी तैयारी करें, इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। जी तो नाज़रीन, खबर अगली क्या है हमारे पास। मोहम्मद आमिर जान कमिश्नर लाहौर तैनात, ग्रेड 20 के ऑफिसर हैं। आमिर जान प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला भी रह चुके हैं। सो दुर नायाब से जान लेते हैं कि हमारे जो अभी
रीसेंट कमिश्नर साहब रहे कैप्टन उस्मान, उनकी कारकर्दगी हमारे सामने है, उस लेवल का परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं। सो इनकी परफॉर्मेंस पहले किस डिपार्टमेंट में रही, कैसी रही, दुरे ने आप रोशनी डाली। फराग होगी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अच्छा जी, बिल्कुल। भट्ट साहब ने नारा ही ऐसा लगा दिया है, मेरे ख्याल से दूसरी बात ही नहीं। अब आप देखें ना, उन्होंने जो भट्ट साहब ने बात की है, बात तो है सच, लेकिन बात है रुसवाई की। लेकिन जब ये बात इस तरह की हो जाती है ना, तो उसके बाद मैं क्या उनकी परफॉर्मेंस पे और क्या उन पे बात करूँ। भाई बात तो ये है कि उस्मान बुज़दार साहब की जो बाकियात हैं, जो लॉबीज़ हैं, जो उनके लगाए गए अफसरान हैं, वो तमाम वापस उससे भी बेहतर पोस्टों पे आ रहे हैं और उससे भी ज़्यादा ज़ोर शोर के साथ आ रहे हैं। अब बात ये है कि क्या हमारे मौजूदा वज़ीर आला ने, मैं सवाल उठा रहा हूँ, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, क्या हमारे मौजूदा वज़ीर आला ने ऊपर की बजाय नीचे भी बहुत ज़्यादा जो है वो इस चीज़ की शुरू कर दी है कि सर मैं आपको अच्छा लफ्ज़ तलाश करने की कोशिश कर नहीं मिल रहा कि सर झुका लिया है, उनकी ख्वाहिशात पे ताबेदारी शुरू कर दी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आमिर जान साहब बहुत अच्छे अफसर होंगे, उनकी जो कारकर्दगी है वो भी बहुत अच्छी होगी, लेकिन जब उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम बनाया गया था उस्मान बुज़दार के साथ, तो उस वक्त ताहिर खुर्शीद साहब जो कि कंट्रोवर्शियल हो चुके थे और उनको हटाया गया था, उनकी लॉबी और उनकी फराग गोगी और जो एहसन जमील गुज्जर साहब, उनके साथ ताल्लुकात की दाद जो दास्तानी थी वो ज़ुबान ज़द-ए-आम थी, उस वक्त इनको लाया गया और उस वक्त ये बात सामने आई कि ताहिर खुर्शीद साहब ने अपना बंदा जो है वो अपनी जगह पे आगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम दिया। तो उस वक्त भी आमिर जान साहब पर ये बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात थे कि जी ये उन्हीं के लोग हैं और उन्हीं के लोगों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। बहरहाल वो तो वक्त साबित करता ना करता, हुकूमत ही नहीं रही, पीटीआई की हुकूमत वही ओवरऑल चली गई। अब दोबारा से उनके लाए हुए बंदे जो उस वक्त उनके तहफ़्फ़ुज़ात कर रहे थे, उनके सारे मामलात थे जिनके अपने ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस थे, उनको दोबारा कमिश्नर लाहौर जैसी अहम पोस्ट पे बिठा देना, ये एक क्वेश्चन है। और आखिरी बात की, कैप्टन उस्मान साहब की रिप्लेसमेंट क्या ऐसे ही अफसरान होते हैं जिनके अपने किरदार पर, जिनके अपनी कारकर्दगी पर और जिनके अपने ताल्लुकात पर माजी में बहुत सारे सवालात उठाए गए जिसका वो जवाब नहीं दे सके। सही सही। बट सब क्या कह रहे हैं? अब आप में से कोई गांव गया कभी? गांव चौधरी देखा कभी किसी ने? चौधरी सारी बात थी, गांव के लोग चौधरियों के आसपास ना एक आध बंदा ऐसा जरूर होता है, वो आवाज में रहेगा, और निके अब पानी ले आई, और निके और फला कम करी। तो बहरहाल खैर वो तो ये एक गांव का एक माहौल रहता है कि जिसके अंदर कोई एक आध निक्का कह दिया आपने जो कहना। नहीं मैंने कुछ भी नहीं कहा, एक आध निक्का जरूर होता है, ऐसे ही है ना दुरे साहब, निक्का जरूर होता है। मुझे समझ ये नहीं लग रही है कि केपीके से बैठ के या बनी गाला से बैठ के पंजाब हुकूमत की डोरे हिलाई जा रही हैं, हमारे सीएम साहब कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? यानी कि वहाँ से जिस अफसर के बारे में आता है इस अफसर को लगा दें, उस अफसर को लगा दिया जाता है। हालांकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब कोई हल्के वज़ीर आला नहीं है, उनका एक नाम रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं लग रही है कि वो रेजिस्ट क्यों नहीं कर, चौधरी साहब क्यों नहीं ये इसके ऊपर कर रहे हैं। उनका एक नाम रहा है हर काम के हवाले से कि वो यानी कि आप ये कह लें रेस्क्यू 1122 जैसा जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, पंजाब के अवाम को, पंजाब के अवाम को रिलीफ दिया। उन्होंने टीम भी ऐसी बनाई कि जो बड़ी जबरदस्त किस्म की, जिस तरह जीएम सिकंदर साहब थे, बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स थे, नामवर ब्यूरोक्रेट्स। लेकिन अब एक बंदा जो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, जिसके पास कोई ओहदा नहीं है, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा एलिगेशंस हैं, ठीक है ना, चंदे के ऊपर वो चल रहा है, चंदे के ऊपर वो चंदा ही चंदा इकट्ठी करी जा रहा है, पता नहीं वो चंदा कहाँ। अब आपने बात खोल दिया ना, फिर खुल के बात करेंगे। उसके लिए वो अपनी कुर्सी छोड़ देते हैं, उसके लिए इखलाकी तौर पर अपनी कुर्सी पे वज़ीर आला नहीं बैठते, सामने आके बैठ जाते हैं। समझ नहीं मुझे लग रहा कि चौधरी साहब कहाँ पर हैं, किन जगहों पर हैं, क्या करना चाह रहे हैं कि अपनी टीम भी उनसे नहीं बनाई जा रही है। तो फिर मेरा ख्याल है कि बेहतर यही है कि वो चौधरी साहब माजरत के साथ चौधरी साहब सीट छोड़ दें, फिर कहें कि जी इमरान खान साहब भी सारा कुछ है, और ऐलान कर दें ना फिर तो। और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ना, आप ये ब्यूरोक्रेट्स जो है ना, ये कोई मावरा हकीकत नहीं है कि ये हकीकत से बालातर नहीं हो सकते। अगर आप सहाफ़ियों पे, मीडिया वर्कर्स पे ये इल्ज़ामात लगाते हैं सवाल उठाने पे कि ये फ़लानी जमात का है, ये फ़लानी जमात का है, तो फिर जब इन जैसे ब्यूरोक्रेट्स पे इल्ज़ामात उठते हैं कि ये फ़लाने ग्रुप का है, ये टीके ग्रुप का है, ये फरा साहिबा ग्रुप का है, तो फिर ये बातें भी इनको क्लियर करनी चाहिए। देखिए ना, फरा साहब का जो मैंने बात की, फरा का नारा लगाया, भाई वो नारा बनता है। अब उसके बाद तो फरा की सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आप देखें कि वो क्लियर हो रही है। वो पाकिस्तान आए ना आए, मामला तो सीधे, मामला तो सारे सीधे हो रहे हैं। तो मामला कौन सीधे करवा रहा है?
तो मेरा ख्याल है कि बजाय इसके आमिर जान अच्छे आदमी होंगे, अच्छे ब्यूरोक्रेट होंगे, लेकिन जो लेबल है उस लेबल को कैसे आप उतारेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा। सो चीज़ें वाज़ेह हैं, लोगों को नज़र आ रही हैं जी। हमने फिलहाल एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक वापस आएंगे तो अगली खबर की तरफ हमने आना है। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। खबर ये है जी, भी मोटरवे से हमने खबर की थी जी कि लाहौर से इस्लामाबाद का जो टोल टैक्स है वो 1000 रुपये कर दिया गया है। सो मोटरवे पर मुसाफिरों के लिए ट्रैकर लाजिम हैं और तरबियती कोर्स भी इसके लिए करवाया जाएगा। मकसद इसका क्या है, क्या फ़ायदा शहरियों को होगा? सिर्फ 1 मिनट हमारे पास है। व्हाट्सएप एक आपका कमेंट चाहिए, एक दूसरे ने आपका चाहिए। देखिए फ़ायदा कोई हो या ना हो, बस मुझे इतना पता है कि जो बसों की टिकटें हैं ना वो बढ़ जानी है, टूल टैक्स बढ़ गया है, लाजमी बात है बसों की टिकटें भी बढ़ जानी है। को रिलीफ दे दें किसी जगह पे, खुदा दा वास्ता जी। वो नहीं मिलने वाला। दूरे ने आप कैसे देखते हैं इस फैसले? मेरा ख्याल है कि जेब में जो पैसे थे तो अब तो वो जेब फाड़ के पैसे निकालने वाली सरकार की बात है कि ट्रैकर हर कोई लगवा सकता है। ट्रैकर बहुत महंगी फैसिलिटी है और इसकी आपको प्रोज एंड कॉन्स देखने हैं कि क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। हर लेमैन पे, हर बंदे पर जो आपकी गाड़ी है उस पर लगाने का इनको हासिल क्या होगा? क्या ये उससे कोई उसकी इन्फ्लेशन कंट्रोल करेंगे? जो टिकटों की बंद में वो लोगों से ओवर चार्ज कर रहे हैं, क्या वो ट्रैकर को देख के अंदाजा कर सकेंगे कि इन्होंने सीटों पे 2-2 बंदे बिठाए हुए हैं? क्या वो ओवरलोडिंग से कोई चीज़ तो मुझे पता है ना जिससे ये हासिल कर सकेंगे। सिर्फ ये देखेंगे कि एक मोटरवे लाहौर से चढ़ी है तो वो इस्लामाबाद पहुंच गई है कि नहीं पहुंच गई, गाड़ी इस्लामाबाद से चढ़ी है लाहौर पहुंची कि नहीं पहुंची। आई डोंट नो, मुझे भी कुछ मंतक इसकी समझ नहीं आई। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हेडलाइंस होंगी, फिर वापस आते हैं शो में। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको शो में खुश आमदीद कहेंगे और अभी हमने आपको बताना है शहर का मौसम कैसा है टुडेज वेदर में। अच्छा जी, मायदा की तरफ हम चलेंगे। मौसम की सूरत हाल आज हमें वो बता रही हैं। मायदा, मौसम बताइए इस वक्त कैसा है और आज दिन भर कैसा रहेगा? मौसम की सूरत हाल देखी जाए तो गर्मी और शिद्दत इसी तरह से बरकरार है। अगस्त का महीना जो है वो ख़त्म हो गया है और सितंबर का महीना जो है वो स्टार्ट होने वाला है, लेकिन मौसम उसी तरह से हब्स और गर्मी वाला जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। धूप की शिद्दत अभी भी इस कदर तेज़ है कि हम यहाँ पर खड़े होना तेज़ धूप में इतना महाल है, आंखें नहीं खुलती हैं। और उसी के साथ साथ जब शहरी सफ़र कर रहे होते हैं तो उनको भी खासी मुश्किलात का सामना रहता है। ये हमारे जो है महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि 20 सितंबर तक जो है वो मौसम में थोड़ी सी बेहतरी रिकॉर्ड की जाएगी। अभी 20 दिन जो है इसी तरह से हमारे शहरियों को इस मौसम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर बात की जाए बारिशों की तो आज जो है वो 24 घंटे में बारिशों के ताहाल कोई अमकानात ज़ाहिर नहीं किए गए हैं। आइंदा हफ्ते में भी जो है वो बारिशों के अमकानात ज़ाहिर तो नहीं किए गए हैं, लेकिन ये मौसम कुछ इस तरह से है कि बारिश का पता भी नहीं चलता और बारिश जो है वो अचानक से बरसने लगती है। ये मौसम ओवरऑल इसी तरह से आज रिकॉर्ड किया जाएगा। हवाएं जो है वो तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं इस वक्त, लेकिन उसी के साथ साथ गर्मी और हब्स की शिद्दत भी उसमें जो है अच्छा खासा इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवाएं जब रुक जाती हैं तो हमारे शहरियों को और मज़ीद परेशानी का सामना रहता है। तो मौसम तो ओवरऑल आज इसी तरह से रहेगा और गर्मी की शिद्दत भी इसी तरह से बरकरार रहेगी। ठीक है मायदा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं स्पेशल पर्सन्स के हवाले से। बिलाशुबा हमारे माशरे में अहम रुकन हैं ये लोग और किसी ना किसी तरह हम देखते हैं कि मुख्तलिफ फील्ड में ये परफॉर्म भी बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन इनके मसाइल उस तरह से जो है हल नहीं किए जाते। क्यों नहीं किए जाते हैं? फिर मसाइल होते कौन कौन से हैं? आज स्पेसिफिकली हम बात करेंगे नाबीना अफराद की, जिनको हम स्पेशल पर्सन इसलिए कह रहे हैं कि बिलाशुबा वो आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस्तेसाल किया जाता है, उनके साथ वो सलूक नहीं किया जाता। अगर वो तालीम हासिल कर रहे हैं, किन मसाइल का सामना है? अगर वो किसी प्लेटफॉर्म पे जॉब के लिए जा रहे हैं, किन मसाइल का सामना है? तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, कलीम हैदर साहब हैं, स्पोक्स पर्सन हैं फॉर ब्लाइंड पर्सन। वेलकम कहेंगे उन्हें अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा, स्पेशल पर्सन के आप हैं जी, स्पोक्स पर्सन, आप उनकी तरफ से जो हैं वो मसाइल भी बता रहे हैं, क्या क्या इश्यूज़ हैं आप वो भी बताएंगे। बेसिक बुनियादी मसाइल आप क्या समझते हैं जो आप लोगों को फेस करना पड़ रहे हैं? बेसिक्स जो स्पेशल पर्सन के जो मसाइल हैं वो एफए तक तो तमाम लोग पहुंच जाते हैं। गवर्नमेंट भी उनको सहूलियात देती है।
آگے ان کو سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ہائر ایجوکیشن یونیورسٹی لیول میں. یونیورسٹی میں جانے سے پہلے ان کو پتہ ہوتا ہے بھی کو ایجوکیشن ہے, انہیں نارمل کے ساتھ پڑھنا ہے. نارمل کے لیے بھی ایک نیو چیز ہوتی ہے, بھئی اسپیشل پرسن کے سامنے آ جائے تو ان کو پتہ نہیں ہوتا اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. بعض اوقات پروفیسرز کو تو بھی نہیں پتہ ہوتا, پی ایچ ڈی پروفیسرز ہوتے ہیں, ڈاکٹرز ہوتے ہیں, ان کو نہیں پتہ ہوتا ان کے ساتھ کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو کافی جو ہائر ایجوکیشن میں مسائل ہیں, سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ ٹیچرز جو ہوتے ہیں وہ ریکارڈنگ نہیں کرنے دیتے ایک بلائنڈ پرسن کو. جب وہ ہائر ایجوکیشن جی لیکچر ریکارڈ کرنا چاہ رہا ہے, اس کے بعد وہ رائٹر بھئی کہ وہ کافی ساری یونیورسٹی کیوں یہ رائٹس حاصل نہیں ہیں اسپیشل پرسن کو کہ انہیں دوسرے اسٹوڈنٹ سے ہٹ کر یہ فیسیلیٹیز جو ہیں وہ پرووائڈ؟ ایچ ایس سی کی پالیسی ہے بھئی جو بلائنڈ پرسن ہے یا ایک اسپیشل پرسن ہے وہ جیسے مرضی پیپر دے, لیپ ٹاپ پہ دے. پھر اسٹوڈنٹس کیوں ٹیچرز کیوں اس چیز سے جو ہے وہ خفا ہوتے ہیں؟ بس وہ ٹیچرز ناراض ہو جاتے ہیں بھئی جو ہمارا لیکچر نہیں ریکارڈ کرنا, اور باقی اس کو جب وہ پیپرز قریب آتے ہیں تو نارمل ہمارے ساتھی, نارمل ہماری بہنیں بھائی وہ تو پڑھ لیتے ہیں. اس کے لیے بہت مسائل وہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو, تو وہ کافی اداس ہو جاتا ہے بھئی سب لوگ پڑھ رہے ہیں تو وہ بیچارہ بیٹھ کے. ٹیکنالوجی میں بھی ترقی کی ہے لیکن اس ٹیکنالوجی کو یونیورسٹی نے اڈاپٹ کیا ہے نارمل پرسن کے لیے, اسپیشل پرسن کے لیے اڈاپٹ نہیں کیا. آڈیو لیب ہو گئی, مختلف لیکچرز وغیرہ ریکارڈ ہو گئے. ٹیچرز کو چاہیے, پروفیسرز کو چاہیے جب وہ لیکچر ڈیلیور کرنے سے پہلے جب لیکچر کی تیاری کرتا ہے تو وہ اس کو ریکارڈ کر کے اپنے بلائنڈ اسٹوڈنٹ کو بھیج دے, اس کو کہے یار یہ میں نے کل لیکچر ڈیلیور کرنا ہے. اچھا یہ تو ہو گیا جی یونیورسٹیز کی سطح پر جس طرح سے پرابلم جو فیس کرنی پڑ رہی ہیں. اس کے بعد وہ لوگ جو ہم نے بہت سارے اسپیشل پرسن دیکھے ہیں بہت اچھے مارکس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں, ملازمتوں کے حصول کے لیے پریشان رہتے ہیں. سو کیوں یہ ایشو ہے؟ آپ نے بارہا احتجاج بھی کیے, آواز بھی بلند کی, سننے والا کوئی نہیں؟ سننے والے سب لوگ ہیں, محنت کرتے ہیں بلائنڈ, احتجاج بلائنڈ کرتے ہیں, مارے بھی بلائنڈ کھاتے ہیں, پولیس والوں سے جھگڑتے بھی بلائنڈ ہیں. تو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے گورنمنٹ نے ایشو کیا ہوا ہے 3% کوٹا. 3% کوٹے پہ مختلف ویکینسیز وغیرہ نکلتی ہیں اسپیشل پرسن کے لیے. وہ جو ویکینسیز ہوتی ہیں وہ ڈیف اور فزیکل لے جاتے ہیں. ہمارے جو سن اور بول نہیں سکتے اور جو جسمانی طور پہ معذور ہوتے ہیں تو بلائنڈ پیچھے رہ جاتے ہیں. صحیح. اگر یہ 1% جو سیپریٹ کوٹا ہے اگر یہ ایک سیپریٹ کر دیا جائے بھئی اس پہ صرف بلائنڈ بھرتی ہوگا, ایک بلائنڈ ہی آ سکتا ہے اس پہ, وہ جاب کر سکتا ہے, تو اس کے آنے کے یعنی کہ کافی سارے مسائل کبھی بلائنڈ احتجاج ہی نہ کریں جاب کے لیے. محنت وہ کرتے ہیں اور باقی جو محنت کا جو پھل ہوتا ہے وہ فزیکل اور ہمارے ڈیف اینڈ ڈم لے جاتے ہیں. اچھا کوٹا نہیں مختص کیا جاتا؟ نہیں 1% کوٹا نہیں ہے, 3% کوٹا ہے تمام ڈسیبلٹی کے لیے, تمام اسپیشل پرسن کے لیے. لیکن 1% کوٹا اگر بلائنڈ کے لیے کر دیا جائے تو کافی ساری ویکینسیز بلائنڈ کے لیے نکلیں گی, اور کبھی بلائنڈس کو روڈ پہ آنے سے پہلے وہ 1000 دفعہ سوچیں گے یار ہمارے لیے تو کافی ساری سہولیات ہیں جاب پہ ہر چیز میں. جی اچھا جی, یہ تو چیز آپ نے واضح کر دی ہے. اب مجھے یہ بتائیے گا کون کون سے ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جہاں پر نوکری جو ہے وہ آفر کی جاتی ہے اور وہاں پر پھر آپ کو جو ہے وہ آپ کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ بھی نہیں کیا جاتا؟ کون کون سے ڈپارٹمنٹ ایسے جہاں پر بالکل بھی کوٹا نہیں رکھا گیا؟ سینکڑوں ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں, جیسے اب لیب میں دیکھ لیں, اور باقی کئی سینکڑوں ادارے ہیں, وفاق میں ہیں, صوبائی لیول کے ہیں. وہ اسپیشل پرسن کی سیٹس بکتی ہیں, ایم این اے ایم پی اے بیچتے ہیں سیٹس. اگر ایم این اے ایم پی اے کے پاس اچھا مجھے یہ بتائیے گا اسپورٹس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اسپیشل پرسن کے کرکٹ میچ ہو رہے ہیں, اچھی چیزیں ہیں, جو اچھی چیزیں ہمیں ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. اب نیکسٹ منتھ جو ادھر انڈیا میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے بلائنڈ کرکٹ ٹیم کا, اور اس کے بعد بلائنڈ آرچری میں تیر اندازی میں سلور میڈل لے کے آیا, اس کو کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا. یہ چیزیں جو ہیں واقعی اس چیز کو جو ہے ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے. بلا شبہ یہ لوگ بڑی محنت کرتے ہیں اور آسان نہیں ہے کہ آپ بلائنڈ ہیں پھر بھی اتنے بڑے مقابلے جیت رہے ہیں.
बिल्कुल ऐसी बात है, मेहनत बहुत नॉर्मल भी करते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन ये लोग एक स्पेशल मेहनत करते हैं। इनके लिए काफ़ी इनको टाइम देना पड़ता है, इनको गाइड करना, इनको ओरिएंटेशन देना। भाई एक तीरंदाजी आर्चरी एक स्पेशल पर्सन खेल रहा है तो उसको भी गाइड करना, भाई आपने इस तरीके से तीर चलाना है, इस तरीके से प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग करना। काफ़ी उसके ऊपर अखराजात होते हैं ट्रेनिंग पे, और ये आउट ऑफ कंट्रीज़ में, यूरोप में तो ये सहूलियात हैं। हमारे पाकिस्तान में इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता, और स्पोर्ट्स के मामले में सिर्फ क्रिकेट को प्रमोट किया गया, वो भी काफ़ी कम है। क्रिकेट भी काफ़ी कम है, नहीं दिखाई जाती नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की स्पेशल पर्सन की जो आप लोगों को क्या किसी बीमारी की सूरत में फैसिलिटेट किया जाता है? कोई अलहदा से आप लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड है कि अगर कोई बीमार है, किसी के साथ कोई एक्सट्रीम लेवल का कोई ऐसा मसला है, तो उनके लिए क्या कोई स्पेशल कोटा रखा जाता है? नहीं, कोई ऐसा कोटा नहीं है। सेहत कार्ड जो हमारी गवर्नमेंट ने दिया था वो नहीं है, स्पेशल पर्सन को नहीं मिला। सही। और जो रट लगाई थी 12-12 हज़ार की, वो भी किसी स्पेशल पर्सन को नहीं मिला। और जो पिछले हम कदम एक प्रोग्राम चला था हमारे पंजाब में, वो भी किसी स्पेशल पर्सन को नहीं मिला। वो ये बस सिर्फ ऐलानात की हद तक ये ऐलानात कर दिए जाते हैं लोगों की हमदर्दियाँ लेने के लिए, उसके ऊपर अमल कोई नहीं होता। मैसेज कलीम कोई आप हमारे प्लेटफॉर्म से देना चाहें? इश्यूज़ तो हमने आपके सुन लिए, बिलाशुबा ये इश्यूज़ जो हैं इनको फौरी तौर पर हल करना चाहिए। ये लोग हमारे माशरे का अहम हिस्सा हैं, बहुत मेहनत करके अगर आगे पहुंचते हैं तो इनके लिए प्रॉपर सीट्स होनी चाहिए। जो सीट हैं उन पर इनको पहुंचाना भी आप ही की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी। को मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मेरी तमाम यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स के साथ मेरा मैसेज उनके लिए ये है, भाई आप अगर आप ट्रेनिंग हासिल करें स्पेशल पर्सन को कैसे ट्रीट करना है, उनको कैसे पढ़ाना है। और मेरी गवर्नर पंजाब के अंडर तमाम पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, अगर वो स्पेशल पर्सन को बुला के उनके मसाइल सुन लें तो उनके अहकामात पे कई ऐसे मसाइल हैं जो हल हो सकते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। कई ऐसे और टीचर बाकी आम आवाम के लिए पैगाम है, आप स्पेशल पर्सन को एजुकेशन की तरफ लेके आएँ। उन तक मैट्रिक के बाद उनके लिए FA के बाद हायर एजुकेशन फ्री है, उनके लिए ट्रांसपोर्ट 50% डिस्काउंट पे है, तमाम जो ट्रांसपोर्ट पूरे पाकिस्तान में। बिल्कुल जी, हम भी अपने प्लेटफॉर्म से यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ये स्पेशल पर्सन हमारे माशरे का हिस्सा हैं, इनके लिए तालीम में भी आसानी होनी चाहिए, मुलाजमतों में भी, और सोशली भी जब इनको बाहर कहीं आना जाना पड़ता है तो स्पेशल सहूलियात इनके लिए होनी चाहिए। इसके लिए इकदाम करना वक्ती अहम ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं स्किन से रिलेटेड। हर किसी का मसला रहता है। हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज पे सबसे ज़्यादा जो मैसेजेस हमें मौसूल होते हैं वो स्किन से रिलेटेड हर दूसरा बंदा चाहता है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो खातून है, कोई भी है। रंग गोरा करना हर किसी का ख्वाब है। इसके लिए अनफॉर्चुनेटली लोग जो हैं वो जल्दी जल्दी हाथ पाँव मारते हैं जी। मार्केट में बहुत सारी क्रीम्स ऐसी मौजूद हैं जो कि आप लोग लगाते हैं। मिक्स क्रीमों वाला कल्चर आज भी बहुत आम है। आज भी लोग क्रीमें मिक्स करके अपने मुंह पे लगाते हैं और उसके नुकसानात क्या होते हैं वो तो हम डॉक्टर साहब से ही जानेंगे। लेकिन हम बहुत बड़े बड़े सैलून्स में भी चले जाएं, वहाँ पर भी आपको रंग गोरा करने के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ट्रीटमेंट कहा जाता है, करा लें जी ऐसे आपका रंग गोरा होगा। वो रंग गोरा तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, कितना नुकसान होता है। अगर आप रंग गोरा एक्चुअली करना चाह रहे हैं तो इसका सेफेस्ट वे कौन सा है जो आपका रंग भी अच्छा हो जाए, गोरा हो जाए और उसका कोई नुकसान भी ना हो, ये आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और मैं अभी देख रही थी माहम जो हमारी प्रोड्यूसर है, उन्होंने बड़ी प्यारी लाइन लिखी हुई है, गोरे रंग का ज़माना कभी होगा ना पुराना। तो यहाँ से ही हम आगाज़ कर लेते हैं शो का। डॉक्टर हारून नबी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे? ये आपने बड़ी एक पुरानी लाइन निकाली, गोरे रंग ये का माहम ज़माना। ने निकाली थी वैसे। अच्छा चले वाकई ऐसे है कि गोरे रंग का ज़माना कभी पुराना नहीं मेरा होता। नहीं ख्याल कि जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें ये कभी पुराना हो सकेगा, क्योंकि ये इंडिया, पाकिस्तान, पूरे सब कॉन्टिनेंट को एक ही चीज़ चाहिए और वो है गोरा रंग। हाँ।
اور اس میں میں نے دیکھا کہ ہر طرح کی اچھا معذرت کے ساتھ میں آپ کو کاٹ رہی ہوں, یہاں پہ ایڈ کر دیں یہ چیزیں کہ صرف خواتین کو نہیں چاہیے. نہیں, الحمدللہ میں فخر سے کہتا ہوں اب مردوں میں بھی اب یہ ریکوائرمنٹ اتنی بڑھ گئی ہے, اور اسپیشلی جو ینگ بچے ہیں, میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کے دماغ میں یہ بات کہاں سے آنے لگی کہ وہ بھی ان کو یہ ہوتا ہے کہ جی میرا رنگ گورا نہیں ہے. اور میں حیران ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے, مطلب ان کو میں کہوں گا کہ اے لیول او لیول, اور ان کی مائیں ان کو لا رہی ہوتی ہیں جی یہ بڑا تنگ کرتا ہے کہ میرا رنگ گورا کیوں نہیں ہے. اچھا, تو مجھے بڑا فنی لگتا ہے, تو میں ان سے ذرا چٹ چیٹ کرتا ہوں, تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ریکوائرمنٹ ایسی ہے کہ جی سارے گھر میں میرا ہی رنگ ٹین ہے. تو میں جب ان سے نہیں ڈاکٹر صاحب آج کل تو رشتہ دیکھنا ہو نا کسی نے تو سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے لڑکی کا رنگ گورا ہے یا نہیں. اب لوگ کیا کریں, لڑکے کا بھی پوچھتے ہیں جی, اب لڑکوں کا بھی ایسا ہے کہ لڑکوں کا رنگ پوچھتے ہیں کہ گورا ہے کہ نہیں. سو گورا رنگ ہم نے کیسے کرنا ہے, اس کے لیے سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں جو ایک چیز بہت زیادہ عام ہے, مکس کریموں کا استعمال لوگ کرتے ہیں, رنگ گورا ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب اس سے, کیونکہ اس میں اسٹیرائڈ ہے نا, اس میں اسٹیرائڈ ہے, اور یہ ہر طرح کی مکس کریمیں ہر قسم کے پارلر میڈیکل ہال وہاں اویلیبل ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو چند دن میں گورا کر دیتی, اور لیکن اس میں سب میں پوٹنٹ اسٹیرائڈز ہوتے ہیں, وقتی طور پہ رنگ گورا ہوتا ہے, لیکن اس کے لانگ ٹرم جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں ایوریج ہر کلینک میں اور ہمارے ہر آؤٹ ڈور میں اسکن کے تقریباً ڈیلی مطلب 10% لوگ وہ آتے ہیں جو ان گورے ہونے والی کریموں کا شکار ہوتے ہیں, اور ان کے چہرے پہ مستقل لائنیں اور مستقل ریڈنس ہوتی ہے کہ وہ ذرا دھوپ میں جاتے ہیں اور ان کی اسکن جو ہے سٹارٹ برننگ, اور مستقل دانے رہتے ہیں, اور یہ رسپانس بھی نہیں کرتے. پھر اب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اس چیز کا شوق ہے اور آپ خدا نہ خواستہ اس کے بغیر رہنا پسند نہیں کر رہے, لیکن کئی دفعہ پیئر پریشر بھی ہوتا ہے, کہ فیملی پریشر ہوتا ہے, اور اب یہ ایک وبا کی صورت اختیار کر گئی ہے. حالانکہ دنیا بھر میں ہمارا رنگ سب سے زیادہ گندمی پسند کیا جاتا ہے. بالکل, اگر آپ دیکھیں تو گورے رنگ کے والے جو لوگ ہیں ساری سمر بیچ پہ وہ لیٹتے ہیں تاکہ ان کا رنگ ٹین ہو جائے, اور ہم الٹا کام کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ صرف گورے رنگ کی کریم دریافت ہو جائے تو مسئلہ ہی حل ہو جائے. اور وہ بڑے ایک فنی صورت ہوتی ہے کہ وہ ان کے چہرے پہ مکس کریمیں لگاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں ہاتھ پہ بھی لگانی ہے, اور وہ فیس کا رنگ اور ہوتا ہے, نیک کا اور ہوتا ہے, ہاتھ کا اور ہوتا ہے, اور پاؤں تو بالکل ہی الگ ہوتے ہیں. تو اس کے لیے پھر میں ہر کسی کو یہ کہتا ہوں کہ اگر پہلی تو کوشش کریں اپنے رنگ سے پیار کریں. جو اللہ نے ہمارے سب کانٹیننٹ کو رنگ دیا ہے, ہمارا گندمی رنگ خوبصورت ترین رنگ ہے, اسی کو اگر آپ صاف ستھرا رکھیں گے, اسی کا خیال رکھیں گے, اسی کا خیال بڑا گلو کرتا ہے آپ کا رنگ, بہت خوبصورت رنگ ہے. اور آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو ہمارا رنگ ہے اس میں بہت سارے ڈیفیکٹس کور ہو جاتے ہیں, اور ہمارے رنگ میں اگر آپ دیکھیں جو ایون جو ٹاپ ماڈلز ہوتی ہیں وہ اس رنگ کی ہیں ساری. ہاں بالکل ایسے ہی ہے, اور ان کا میک اپ بھی آسان ہوتا ہے, ان کی ہائی لائٹنگ آسان ہوتی ہے, شوٹ میں دیکھیں وہ کتنے خوبصورت فیچرز آتے ہیں. لیکن ہم آ جاتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف. ڈاکٹر صاحب لوگوں نے رنگ گورا ہر صورت میں, اچھا آپ پھر مجھے گھیر کے ادھر ہی لے جائیں گی. اب میں جو چیزیں میں سنتی ہوں جی, مارکیٹ میں انجیکشن اویلیبل ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ رنگ آپ کا فوراً گورا ہو جائے گا, میڈیسنز اویلیبل ہیں, سیف ہے یہ چیزیں؟ دیکھیں انجیکشنز اویلیبل ہیں, اور میں یقین کریں کہ روز ایوریج اتنے لوگوں کو واپس بھیجتا ہوں سمجھا بجھا کے کہ کیونکہ یہ جو انجیکشنز ہیں ان کا افیکٹ ٹیمپریری ہے. مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے یہ انجیکشن لگائے اور اس کے بعد جو ہے آپ لائف لانگ گورے ہو جائیں گے, ایسا بالکل نہیں ہے. یہ جو انجیکشنز ہیں ان کی لائف ہے, اور اوور ڈوز آپ کو وہ سیشن ریپیٹ کرانے پڑتے ہیں. منیمم ریکوائرڈ ڈوز جو ہے نا, جو سیشنز ہیں وہ منیمم وہ 20 سے 25 ہیں. اچھا, کوئی ایسا انجیکشن اگر آپ وہ ہائی ڈوز لیں گے ڈرپ کی فارم میں تو آپ اپنے لیور کا نقصان کر بیٹھیں گے. اور کئی دفعہ اب ایسے بھی 4D 5D 6D اتنے ہائی ڈوز کے انجیکشنز جن کا دنیا میں کہیں وجود نہیں ہے وہ پاکستان میں اویلیبل ہیں, کیونکہ یہاں پہ پوچھنے والا نہیں ہے, یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور ابھی وہ آن لائن ڈرپس بھی شروع ہو گئی ہیں. ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میرے 3 پیشنٹس اس وقت اللہ کا شکر ہے ایمرجنسی ICU سے بچ کے واپس آئے ہیں.
ये मैंने फर्स्ट टाइम वैसे सुना है कि ड्रिप्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं लोग रंग और वो भी होम सर्विस। भाई खुदा के लिए ये जो आईवी इंजेक्शंस और वो भी किसी के घर जाके लगवाने, वो पहले तो घर वालों को सोचना चाहिए कि भाई ये कौन से है कि जो ना कोई डॉक्टर है ना कोई नर्स है, और जिसको पता ही नहीं है वो आके घर आपके बच्चों को गोरे होने के टीके लग रहे हैं, और जब आईसीयू हो गए में पहुंच गए तो फिर फ़ौरन फ़ोन कि कौन से हैं, और गायब कोई पता ही नहीं है। और देखें जितनी हाई डोज लगेगी उतना बॉडी को साइड इफ़ेक्ट होंगे। डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह एक बड़ा नाम है और लोग आपके पास आते भी हैं। मैं तो जब भी डॉक्टर साहब के पास गई हूँ माशाल्लाह से इतना रश होता है कि मुझे अच्छा खासा इंतजार डॉक्टर साहब कराते हैं। डॉक्टर साहब अब आप सेफ वे बता दें कि अगर कोई रंग गोरा करना चाह रहा है। सेफ वे यही है कि जो इसकी लो डोज है 1200 से मतलब 2400 मिलीग्राम पर वीक आप लगाएं। मतलब जो अभी तक इवन हमारी लोकल स्टडीज़ कुछ हुई इधर पाकिस्तान में भी, कुछ हमारी डर्मेटोलॉजिस्ट कोलीग्स हैं उन्होंने की, और यही देखा कि सेफ्टी ज़रूरी है, और सेफ्टी इन्हीं 2 डोजेज़ में है। और पहले दिन से याद रख लेंगे मिनिमम 20 और 25 इंजेक्शन वीकली बेसिस पे चाहिए। और रिजल्ट कितनी देर में आना शुरू होता है? और रिज़ल्ट आना शुरू होता है तकरीबन 10 से 15 इंजेक्शंस के बाद। और फिर ये भी है कि आपको आफ्टर 3 to 6 मंथ्स इसको मेंटेन भी करना पड़ा होगा, और तभी, या फिर अगर आप इंजेक्शन दोबारा नहीं लगवा रहे, फिर आपने क्या करना है कि आप ओरल टेबलेट्स इसकी आती हैं मैं पूछने वाली थी कि खाने और लगाने की दवाइयाँ भी साथ दी जाती हैं? यकीनी अगर आप सन ब्लॉक नहीं लगाएंगे फिर टैन हो जाएंगे। सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी है। और जो बहुत ज़्यादा घर से बाहर निकलने वाले मतलब आउटडोर वर्कर्स हैं या जिनका काम ज़्यादा धूप में है, तो कम से कम 50 to 100 सन ब्लॉक वो यूज़ करना चाहिए, और रेगुलर दिन में कम से कम 2 दफ़ा ज़रूर लगना चाहिए। और इसी तरह फिर मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि एक अपनी रजीम बना लें कि सुबह दोपहर सन ब्लॉक, शाम को विटामिन सी, और रात को जो है कोई अच्छा रेटिनॉल। इससे वैसी स्किन जो है ना साफ़ सुथरी रहती है, साफ़ सुथरी रहेगी। आपको इतनी सारी करनी पड़ेगी। और फिर अगर कुछ लोग होते हैं जिनका सिर्फ फेस टैन हो जाता है, तो उसके लिए हमारे पास अब जो है सहूलत अवेलेबल है कि हम उसके लिए क्यू स्विच स्टार वाकर लेज़र है वो हम कर लेते हैं। ये सबसे लेटेस्ट है हमारे पास। ठीक है। और हमारे पास ट्विन पिको लेज़र की सहूलत अवेलेबल है, लेकिन अगेन एक सेशन में कुछ नहीं होता। और ये इवन ये जो स्टार वाकर है या पिको लेज़र्स हैं, ये दुनिया भर में मशहूर हैं। ठीक है। और ट्विन पिको भी। और लेकिन मसला ये है कि कोई मैजिक नहीं है। हाँ, आपको थोड़ा बहुत जो है इंतजार इसके लिए इंतज़ार और कम्बिनेशन। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे आयशा ब्रेक का कह रही हैं ये लेज़र करवाने के बाद या जो इंजेक्शन डॉक्टर साहब ने बताए वो आपको कराना किसी मुस्तनद डॉक्टर से ही है। सो इसके बाद क्या अगर आप छोड़ दें, मुसलसल ही छोड़ देते, वैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको इसके सेशन लेने पड़ते हैं, सो आपका कलर क्या दोबारा वैसा ही हो जाता है? फिर बहुत सारे लोग कहते हैं स्किन पे बाल आ गए हैं, हमारी स्किन इवन टोन नहीं रही है, धब्बे पड़ गए हैं स्किन पर, ये सारी चीज़ें हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। डॉक्टर हारून अभी हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोग्राम में हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, मैंने आपसे पूछा कि लोग कहते हैं हम ट्रीटमेंट छोड़ते हैं तो पैचेस स्किन पे पड़ना शुरू हो जाता है, काले और निशान, और स्किन का अपनी जो टोन है वो भी डिफरेंट हो जाती है। सो क्या वाकई ये शिकायत आती हैं और इसकी रीज़न क्या होती है? फिर बताएं। सॉरी, मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी, लोग कहते हैं जैसे हम ट्रीटमेंट छोड़ते हैं ना तो स्किन पे पैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं, वो तो इवन टोन नहीं रहती है। वो तो होगा। ठीक है, वो तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको मेंटेन तो करना पड़ेगा। अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट तो स्किन पे बाल भी आ जाते हैं। वो तो मिक्स क्रीमों में चूँकि स्टीरॉइड्स होते हैं ना, तो उसमें तो आना ही आना है। ठीक है, उसमें तो ऐसा हो नहीं सकता कि ना आए। तो उसके लिए जो है ना आपको हमेशा याद रखें कि जो भी दवा लेनी है किसी मुस्तनिद डर्मेटोलॉजिस्ट से लें। ठीक हो गया। और मुस्तनिद डर्मेटोलॉजिस्ट या सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट वो ही आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं आपकी स्किन टाइप देख के ये जो आपके लिए ओरल ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव है, आपके लिए लगाने की दवा इफ़ेक्टिव है,
یا اگر آپ کو ایمرجنسی ہے تو آپ کو انجیکشن افیکٹو ہیں آپ کے ہاں لیے. کچھ لوگ آتے ہیں نا بھئی 2 ہفتے میں تو ہماری شادی ہے. تو یہ جو ایک میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو 2 ہفتے والا پروگرام ہے وہ بند کر دیں. اور آپ کے چینل سے جو جتنے بھی ویورز دیکھ رہے ہیں اور جتنے بھی ایون آپ کے انسٹا پہ یا جتنے لوگ ہیں ان میں یہ بات سپریڈ کریں کہ یہ انجیکشن میجک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو یہ کوئی کہتا ہے کہ میں 1-2 انجیکشن لگاؤں اور آپ کی سکن ایسے چمکے گی جیسے کوئی حد نہیں, تو جھوٹ ہے. کم از کم ذہن میں رکھیں کہ کم از کم 15 سے 20 انجیکشن چاہیے ہوتے ہیں, اس سے کم کام نہیں بنتا. ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کے تقریباً جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ 2 ہفتوں میں یہ میجک نہیں ہو جاتا, اس کے لیے آپ کو پراپر ٹائم چاہیے ہوتا ہے. سو اگر آپ کا کوئی بھی ایونٹ ہے تو آپ نے وہ پراپر ٹائم مینٹین کر کے آنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا, ہر پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے نا, کسی کا بہت زیادہ ڈارک کلر ہے, کسی کا بالکل نارمل کلر ہے, اس کے اکارڈنگ ٹریٹمنٹ آپ بتاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں ایک عام تاثر یہ ہے, میں نے ایک ٹریٹمنٹ آپ سے کرایا, میرے سے کسی نے سنا اور اس نے خود بخود وہی میڈیسن لے کے کھانا شروع کر دیا. یہ تو ڈرما میں تو یہ سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہم سکن اسپیشلسٹ کو لوگ رستے میں بھی روک کے دوائی لکھوا لیتے ہیں اور میسیج کر دیتے ہیں بھائی پہلے آپ آ کے ڈاکٹر سے مشورہ تو کر لیں, اور کیسی ہے سکن ٹائپ, کیا ہے, آپ کو اس ٹریٹمنٹ کا فائدہ ہے یا نہیں ہے. اور پتہ نہیں میں نے یہ جو نسخہ دیا ہے کہ کس وجہ سے دیا ہے کہ آپ اس کو فارورڈ نہ کیا کریں, اور اس سے کئی دفعہ نقصان ہونے کا ڈر ہے. اور کئی دفعہ یہ میں اپنے پیشنٹس جو ہے نا میری ہوتی ہیں جو ایکنی کی, ان میں ہم ایک دوا دیتے ہیں جو پریگننسی میں منع ہوتی ہے. اچھا. تو وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے جی کہ یہ میں نے تو یہ نسخہ اپنی بھابھی کو دیا, وہ پریگننٹ تھی, اب کیا کریں. تو اسی لیے بڑے کیئرفل رہیں. اور پھر میں آپ سے کہتا ہوں یہ جو چونکہ آج آپ نے ٹاپک ایسا رکھا ہے کہ گورو ہونے کے لیے پلیز کوئی ایسی دوا نہ لے بیٹھیں جس سے آپ کے لیور یا کڈنی پہ مستقل کوئی ڈیمیج ہو جائے. اور اب ایسی رپورٹس آ رہی ہیں, کوئی میجک ٹریٹمنٹ نہیں ہے, لو ڈوز میں لیں اگر لینا ہی ہے, اور کسی مستند ڈاکٹر سے, ڈرمٹولوجسٹ سے اور اسٹیٹک فزیشین سے یہ آپ لیں. اور میرا تو خیال ہے کہ اگر ڈرمٹولوجسٹ آپ کو یہ پرسکرائب کریں تو لیں, اگر زیادہ مسئلہ نہ ہو تو نہ لیں. اور ڈوز آپ کا ڈرمیٹولوجسٹ ہی بتاتے ہیں کہ آپ کو کتنی لینی ہے کتنی نہیں, ایک دوسرے سے سن کے اگر آپ یہ چیزیں استعمال کریں گے تو نقصان ہوگا. ڈاکٹر صاحب اب گورے رنگ سے ذرا ہم تھوڑا سا سائڈ پہ آتے ہیں, اپنی سکن کو فریش ہم نے رکھنا ہے. یہ بڑی مہربانی. اب جیسے میرا رنگ ہے, میں چاہ رہی ہوں کہ اسی میں ہی میرا رنگ جو ہے وہ نکھرا ہوا لگے, صاف سکن گلو کرے, مجھے کیا کیا احتیاط کرنی ہے, اور اس میں آپ کی ڈائٹ کا کتنا رول ہے؟ ڈائٹ تو دیکھیں سب کچھ ہے, جو آپ ڈائٹ لیں گے وہی آپ کے چہرے پہ نظر آتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اور کیٹو اور کئی دن فاسٹنگ کے پانی اور چائے پہ گزارا ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے نا ریپڈ ویٹ لاس, یہ سکن کو تباہ و برباد کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ. اچھا. اور یہ نہ صرف سکن بلکہ بال, وہ اس کا حصہ ہے نا, سکن, ہیئر, نیل سارے اس کے حصہ ہیں. اور میرے پاس اب پیشنٹس آنے لگ جاتے ہیں کئی دفعہ کہ جی ہم نے 1 ماہ میں 12 کلو وزن کم کیا ہے, اب ہماری سکن کا یہ حال ہو گیا. جب آپ 12 کلو وزن کم کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی باڈی میں ایکیوٹ نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہو گئی. اور بے شک آپ کی یہ ایفرٹ بہت بڑی ہے, لیکن اس کی ایک پرائس ہے کہ جو آپ کو اپنی وہ کریں گے کہ لاس آف ہیئر, لاس آف بیوٹی آن دا سکن, کہ آپ کے فیس کی فیٹ نکل جائے گی. اور جب آپ کی فیس کی فیٹ نکلے گی تو جو کنٹورز آف دا فیس ہیں وہ برباد ہو جائیں گے. اور بہت ساری چیزیں جس طرح نیلز بھی خراب ہو جاتی ہیں, پوری باڈی کی سکن کی ٹون خراب ہو جاتی ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب روٹین کی چیزیں آج ہیں, ہمارا سوپ کیسا ہونا چاہیے, ہمارا فیس واش کیسا ہونا چاہیے, ہمارا روٹین میں زور سے منہ دھونا, ٹاول سے صاف کرنا, اور پھر آج کل کا جیسا موسم ہے چپ سکن بہت زیادہ کرتی ہے. وہ جب بھی اس طرح کی آپ بات کرتے ہیں تو مجھے لائف بوائے کا اشتہار یاد آ جاتا ہے پرانا, جس میں وہ مل کے اپنا منہ دھوتے ہیں. تو وہ جو ہے اور زور سے ٹاول رگڑتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ چپ والے موسم میں 2 دفعہ, یا ویسے تو ہمیں 5 دفعہ منہ ہم ویسے ہی دھوتے ہیں, لیکن 2 دفعہ فیس واش یا سوپ کے ساتھ اگر آپ منہ دھو لیں دیٹ از مور دین انف. اس سے زیادہ سوپ یوز کرنے کی فیس پہ ضرورت نہیں ہوتی. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے ادھر بہت زیادہ لوگ میک اپ بھی لگاتے ہیں, کلینزر بھی یوز کرنے پڑتے ہیں, اور میک اپ لگا کے نہ چھوڑا کریں.
اور کوشش کیا کریں کہ اگر آپ ایکنی پرون سکن ہے تو جو اس کو ریموور یوز کریں یا میک اپ یوز کریں تو وہ ایسے یوز کریں. اچھا ایک اور بڑا میں نے فینٹاسٹک آج کل وہ دیکھا اور میں یقینی طور پہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے اسکن پرابلمز ہوتے ہیں تو کئی دفعہ ان کے لیے ایک کنسیلر چاہیے ہوتا ہے. تو ایک ہمارا پاکستانی برانڈ ہے تو ان سے میں نے ریکویسٹ کی ہے نبیلاز زیرو میک اپ, ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ جو ہمارے برتھ مارک کے بچے ہوتے ہیں بیچارے بڑے تنگ ہوتے ہیں کہ ان کو لوگ بلی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی چیز بنوا دیں. تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی تو انہوں نے ایک انسٹنٹ پین کے نام سے وہ ہمیں بنا کے دیا اور دیٹ واز اے میجک تھنگ کہ بڑے سے بڑا داغ 2 منٹ میں چھپا دیتے ہیں اور وہ ہے بھی پین فارم میں کہ آپ اپنے بیگ میں رکھ سکتے ہیں تو کہیں ایسا مسئلہ ہو تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور وہ اسکن ٹون کے آپ کے اکارڈنگ اسکن ٹون کے اکارڈنگ ٹھیک ہو گیا. تو دیکھیں آپ کے پاس اتنی زبردست چیزیں اویلیبل ہیں. اور سب سے اچھی بات مجھے یہ لگی کہ لوکلی اگر ہم یہ کام کر لیں تو ہم اپنے وہ جو امپورٹڈ آئٹمس خریدنے میں پیسے ضائع کر دیتے ہیں تو وہ اب انٹرنیشنل کوالٹی میں لوکل پروڈکشن میں. تو یہ آپ کے پاس بھی بہت زبردست اپرچونیٹیز موجود ہیں. اچھا جی ڈاکٹر صاحب, آپ کی ڈائٹ کا رول کیا ہوتا ہے اور آپ کو اپنے اسکن کے گلو کے لیے اپنی ڈائٹ میں کون سی چیزیں لازمی ایڈ کرنی ہیں؟ ایک شروع سے میں نے بات سن رکھی ہے دودھ پینے والوں کا رنگ گورا ہوتا ہے, یہ مت ہے کہ ایکچولی ایسا ہوتا ہے؟ آف کورس اٹس اے متھ, لیکن وہ بچپن سے ہی وہ کان میں ڈال دیتے ہیں نا اور پھر بچے ہوتا ہے کہ گورے ہوتے نہیں ہیں تو کہتے ہیں یہ سب سے بالکل ایسے ہی ہے بگیسٹ لائی جو پیرنٹس. لیکن اس کا فائدہ ضرور ہے, یہ نہیں ہے. ہڈیاں طاقتور ہو جاتی ہیں, بالکل ہڈیاں طاقتور ہو جاتی ہیں. اور یہ کہ آپ دیکھیں جو میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اچھی ڈائٹ اچھی نیوٹریشن آپ کو ہمیشہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے گلوئنگ اسکن کے لیے. اگر آپ ہائیڈریٹڈ ہیں تو اسکن ہمیشہ اچھی رہے گی. جوس اور اسپیشلی فریش جوس, اللہ کا شکر ہے پاکستان میں ہر موسم کا پھل ہے, ہر موسم کی چیز آپ جوس یوز کر سکتے ہیں. اور اس میں ظاہر ہے جتنا جوس ہوتا ہے اتنا وائٹامن سی اور اسینشیل نیوٹرینٹس یہ ہماری اسکن میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے اسکن آف کورس گلو کرتی ہے. اچھا لوگ کہتے ہیں جتنا پانی پیئیں گے اتنا آپ کی اسکن صاف ہوگی, ہائیڈریٹ ہوگی نا, ہائیڈریشن. اچھا آج کل ایک اور بھی چیز جو ہے نا جو ہائیڈریشن کے لیے ہمارے پاس ہے وہ ہائیلورونک ایسڈ بیسڈ ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہماری اسکن میں ہائیڈریشن کے لیے جو ہائیلورونک ایسڈ بیسڈ پروڈکٹس اسپیشلی جو نینو پارٹیکلز ہیں تو وہ بھی اسکن میں کافی عارب ہوتے ہیں اور وہ بھی اگر دن میں ایک دفعہ لگائی جائے یا, لیکن اس کے لگانے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو ویٹ اسکن پہ لگائیں. اور جب ویٹ اسکن پہ لگائیں گے تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ اس کی ایبزارپشن ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہے تو وہ بھی بہت ہیلپ کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب ہم اگر کوئی روٹین میں لوشن کا استعمال بھی کر رہے ہیں تو یہ ہمیں اسکن اپنی نارمل بالکل ڈرائی پہ لگانا چاہیے کہ ہلکی تھوڑی سی ویٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تھوڑی سی ویٹ ضرور ہونی چاہیے کیونکہ اس سے ایبزارپشن بھی اچھی ہوتی ہے اور پروڈکٹ بھی بہت تھوڑی چاہیے ہوتی ہے. اچھا ایک اور بھی ہے کہ ہمارے ادھر ایک کہ جب ہم دوائی لگانے لگتے ہیں تو جس طرح ٹوتھ پیسٹ کی طرح انگلی پہ پوری نکال کے اور ایک زیادہ اماؤنٹ لیتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ ویٹ اسکن پہ لگائیں تو یو نیڈ اونلی فیو ڈراپس اور دیٹ از انف. اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہوتی اور وہی کافی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور میرا خیال ہے کہ اسی طرح وائٹامن سی اور مطلب جو روٹین آپ کو میں نے بتائی ہے کہ سن بلاک ان دا مارننگ, پھر اس کے بعد ایوننگ میں کوئی اچھا وائٹامن سی اور اس کو بھی بڑی لو کوانٹٹی میں, اور ہائیلورونک ایسڈ پروڈکٹس, اور پھر اگر 30s میں ہے تو ریٹینول, اس سے پہلے ہائیلورونک ایسڈ. اور یہ تمہارے پاس ایک نا آج کل ہائیلورونک ایسڈ بیسڈ اسپرے بھی اویلیبل ہے ود ہائیمیرا فورٹ کے نام سے اسپرے, دیٹ از ویری ایزی ٹو یوز. اور اسی طرح وہ سے ہی ہوتا ہے اسکن بڑی پلمپ بھی لگتی ہے. اب یہ سب چیزیں جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں, اگین آپ سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ یہ چیزیں استعمال کرنا چاہ رہے ہیں ایک دفعہ ضرور کسی اسپیشلسٹ کے پاس جا کے اپنی اسکن دکھا دیں تو جو وہ آپ کو ریکمینڈ کریں گے وہ سب سے بیسٹ ہوگا. وہ ان سے جا کے ایک دفعہ کہیں جی کہ ہماری اسکن کے مطابق ہمیں کیا رجیم یوز کرنی چاہیے. بالکل ایسے. ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا میسج چاہیے پھر مجھے کلوزنگ کی طرف جانا ہے. چھوٹا سا میسج میں آپ کو یہ دینا چاہوں گا کہ آج کل سیلاب کی وجہ سے ہمارے بہت سارے لوگ پریشان ہیں تو اور بہت ساری اسکن ڈیزیزز بھی پھیل رہی ہیں
تو ایک تو ان کی مدد کے لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ان کی مدد کریں. اس کے لیے ہماری پاکستان ایسوسیشن آف ڈرمیٹولوجسٹ ڈاکٹروں کے وفد بھی روانہ کر رہی ہے، اسپیشلی انڈر پریویلیجڈ ایریاز، کیونکہ اسکن ڈیزیزز وہاں وبا کی صورت میں پھیل رہی ہیں. بالکل جی، ہم اس چیز کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ سبھی لوگ مل کر سبھی مل کے اپنا رول، اور میں باقی ڈاکٹرز کو بھی ریکویسٹ کروں گا اور بہت سارے لوگ جو چیریٹی کا کام کرتے ہیں ان کے لیے فوڈ شیلٹر کا بندوبست کریں، تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے. بالکل جی، مل کر ہم سب کو یہ وقت مشکل کا گزارنا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. ناظرین ہم چلتے ہیں جی آپ سے اجازت کی طرف. آپ سے ہوگی کل ملاقات انشاءاللہ سیم ٹائم پر. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.